ओके नाउ अब हम देखते हैं कि बोहर ने कैसा एटॉमिक मॉडल दिया और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स लाई। बोहर के एटॉमिक मॉडल से पहले हम एक ज़रूरी चीज़ मेंशन करना चाहेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो बोहर्स के मॉडल से रिलेटेड है। बोहर के मॉडल से पहले हम स्टडी कर लेते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब 1900 में मैक्स प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी। नाउ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एटम से कोई ताल्लुक नहीं था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बेसिकली दी गई थी टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी गई थी, लेकिन चूंकि ये हमारे पास एटम रिलेटेड चीज़ थी तो बोहर ने इस थ्योरी का अपने मॉडल में एक्सटेंसिव यूज़ किया। तो अब हम देखते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या चीज़ थी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूसली, एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब नहीं होती, बट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। नाउ इन एनर्जी के पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। सिंगुलर क्वांटम है और प्लूरल क्या है, क्वांटा। तो एनर्जी देखें, नाउ ये एक मटेरियल पड़ा है, अब आप कंसिडर करें कि इसके ऊपर एनर्जी आती जा रही है कॉन्टीन्यूस वेव की फॉर्म में, और इसकी अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती जा रही है और इसकी एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। ऐसा नहीं होता, बल्कि कैसे होता है कि एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आती है। एक पैकेट आता है, वो एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी इंक्रीज होती है। दूसरा पैकेट आता है, वो एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी इंक्रीज होती है। तीसरा पैकेट आता है, तो एनर्जी कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब होती, बल्कि पैकेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। और एनर्जी का जो हर पैकेट है, ये पैकेट, इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। नाउ इस थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट था कि एवरी क्वांटम ऑफ एनर्जी, हर क्वांटम की हैज स्पेसिफिक वैल्यू। हर क्वांटम की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, ये मैं एक क्वांटम लेता हूँ, इसकी एनर्जी है 10। मैं एक और क्वांटम लेता हूँ, इसकी एनर्जी है 20। तो हर एक की अपनी अपनी स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू होती है। नाउ इसकी जो एनर्जी की वैल्यू है, इट इज़ गिवन बाय E इज इक्वल टू HF। और अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें या किसी और यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहें, तो हमने एनालिटिकल में भी पढ़ा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी के बजाय अगर वेवलेंथ इंक्लूड करना चाहें, और अगर हम वेव नंबर इंक्लूड करना चाहें तो E इज इक्वल टू HC इंटू न्यू बार। तो ये तीनों फॉर्मूलाज कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी। और यहाँ से एक दफ़ा एक क्वेश्चन आया भी है रिसेंट एंट्री टेस्ट में, ये तीन चीज़ें दी थी, और V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये भी एक फार्मूला है, या C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये सारे फार्मूला करेक्ट हैं। आपको एक रॉन्ग फार्मूला पॉइंट आउट करने का कहा था, उसमें से एक रॉन्ग था। नाउ इस थ्योरी का हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट था कि द टोटल एनर्जी absorbed और emitted, टोटल एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है या इमिट हो रही है, इज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिंगल क्वांटम। इसका क्या मतलब हुआ? This equation is given by E is equal to NHF, where N is 1, 2, 3,
4 एंड सो ऑन। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, फॉर एग्जांपल ये एक सब्सटेंस आ गया, इसने 4 क्वांटम एब्जॉर्ब किए, चारों की एनर्जी क्या थी? 10 थी। चारों की एनर्जी क्या थी? 10 थी। तो टोटल एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है, एक की एनर्जी HF यानी 10 के बराबर है, तो इज इक्वल टू होल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ एनर्जी। अब होल नंबर यानी नंबर ऑफ क्वांटा जितने एब्जॉर्ब हुए हैं, तो उधर मैं डाल दूंगा 4, तो होल नंबर आ गया। तो टोटल एनर्जी इज़ अ होल नंबर मल्टीपल। होल नंबर मल्टीपल का मतलब है कि हमारे पास क्वांटा का जो नंबर है उसका मल्टीपल होता है टोटल एनर्जी जो एब्जॉर्ब या एमिट होती है। सो दिस वाज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नो इसमें h जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये हमारे पास आ जाती है इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी जो प्लैंक ने 1900 में दी थी, इवन बिफोर रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन रदरफोर्ड ने इस थ्योरी को यूज़ नहीं किया अपने मॉडल में, लेकिन बोहर ने इस थ्योरी का यूज़ किया। अब हम देखते हैं कि बोहर का मॉडल कैसा था और इसने कैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज़ किया। तो लेट्स सी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। नाउ बोहर ने बिल्कुल रदरफोर्ड की तरह का मॉडल दिया। बोहर ने जो मॉडल दिया उसकी जो पिक्चर बनती है इट वाज एग्जैक्टली सेम एज रदरफोर्ड। बोहर के मॉडल की जो पिक्चर है वो बिल्कुल रदरफोर्ड की तरह है। यूं एक एटॉमिक मॉडल इसने दे दिया। नाउ बोहर के मॉडल के पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं कि एटम कंसिस्ट ऑफ central dense nucleus, positively charged central nucleus। एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंट्रल न्यूक्लियस है। सेकंड पोस्टुलेट भी रदरफोर्ड की तरह कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड atom in around nucleus in fixed orbits। ये पोस्टुलेट भी रदरफोर्ड की तरह। तो अब इसने अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस को एक्सप्लेन कर लिया। इसके लिए बाकी दो काम रह गए थे, एटम की स्टेबिलिटी और एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना। वो इसने कैसे किया? थर्ड पोस्टुलेट इसने दिया कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन revolves in an orbit, it does not emit energy। इसने कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो इस रेवोल्यूशन के दौरान ये कोई एनर्जी रिलीज नहीं करता। एनर्जी सिर्फ तब होती है, एनर्जी इज ओनली emitted or absorbed when an electron jumps from one orbit to other। अब बोहर ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में छलांग लगाता है, फॉर एग्जांपल ये दूसरा ऑर्बिट है, इससे जब एक इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में जंप करता है
तो तब इसकी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से यानी सेकंड्स फॉर एग्जांपल इस केस में सेकंड से थर्ड में जाता है या फर्स्ट से सेकंड में किसी भी लोअर से हायर शेल में जाता है तो वो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे किसी शेल में वापस आता है तो वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो बोहर ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट के अंदर होता है, रोटेट करता है, तो तब कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट नहीं होती, बल्कि एनर्जी तब इमिट या एब्जॉर्ब होती है जब एक एटम एक शेल से दूसरे शेल में जाता है। तो ऊपर वाले शेल जाने के लिए एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और नीचे वाले शेल में आने के लिए एटम एनर्जी एमिट करता है। अब बोहर ने ये बात तो कही कि एक एटम जब एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करता, लेकिन उसको साइंटिस्ट्स को कोई प्रूफ भी तो देना था जिसकी बेस पे वो ये बात कर सकता था। उसने ये बात की कि इट डज नॉट इमिट एनर्जी व्हेन इट रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट। ये बात तो रदरफोर्ड भी कह सकता था, लेकिन प्रूफ भी तो देना था साइंटिस्ट को कि ऐसा क्यों होता है, तब उसकी ये बात मानी जाती। तो उसने अपने लास्ट पोस्टुलेट में प्रूफ दिया इस बात का कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एवरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एवरी ऑर्बिट इज फिक्स्ड। हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होता है एंड इज गिवन बाय mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। बोहर ने अगला पोस्टुलेट दिया कि हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है और इसकी वैल्यू है mvr इज यूज्ड फॉर एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम L से भी लिखते हैं। एंगुलर मोमेंटम यानी L या mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, जहाँ पे n इज द नंबर ऑफ शेल। तो पहले शेल का एंगुलर मोमेंटम है 1 इंटू h डिवाइडेड बाई 2 पाई, दूसरे शेल का है 2 इंटू h डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब इस पोस्टुलेट से कैसे इसकी एक्सप्लेनेशन आई? अब जब हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फिक्स हो जाता है, दिस थिंग इज फिक्स्ड। इसका मतलब है कि एक ऑर्बिट के अंदर अगर एंगुलर मोमेंटम ये पूरी वैल्यू फिक्स हो गई तो इसका मतलब है कि इसके अंदर वेलोसिटी भी क्या होगी, फिक्स होगी। वेलोसिटी भी क्या होगी, फिक्स। तो अगर वेलोसिटी फिक्स हो गई है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, जो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर। तो अगर mvr यानी एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट का फिक्स हो गया है तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी फिक्स हो गई है। यानी अगर पहले 5 थी इनिशियली तो फाइनल भी 5 होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। और चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम यानी एक्सेलरेशन भी किसके बराबर हो जाएगी, 0। तो इस पोस्टुलेट का मतलब ये निकलता है कि अगर एंगुलर मोमेंटम फिक्स हो गया तो वेलोसिटी भी फिक्स हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी फिक्स हो गई तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, 0। तो जब एक्सेलरेशन 0 होती है तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ये एनर्जी एमिट नहीं करता। तो यूं बोहर ने एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर लिया। इसके अलावा बोहर के मॉडल में और भी काफ़ी वर्क हुआ है स्पेक्ट्रम और बाकी चीज़ों के हवाले से, जो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करने जा रहे हैं।